हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ बच्चों, कर लिया सबने काम? ओके। आसान लगा होगा बिल्कुल? नहीं? बताओ बच्चों, इसमें डाउट्स? फोर्थ के आंसर में कुछ गड़बड़ है पीछे? ये यही दिया हुआ है, एन एन प्लस वन बाई टू। मतलब सॉरी, एन प्लस वन बाई टू। ठीक है। ओके, आगे। सेवेंथ में बच्चों सबको क्लियर हो गया कि वो तीन पार्ट्स हैं वायर के, है ना? अंशुमन, मुझे व्हाट्सएप पे भेजना होमवर्क। अंशुमन और लविश। हर्षल, तीनों भेजो। हाँ जी, एट्थ क्वेश्चन। हाँ, ये जो नीचे वाला 1 ओम है वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला ही है। वो और कोई अलग से नहीं है, उसी को ही दिखाया है। आगे बच्चों।
ये क्या कह रहे हो इसका, इसका आने का मतलब जैसे एट्थ में क्या करना है अपने को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगी, 4 4 पैरेलल में 2, फिर 1 सीरीज में 3, फिर 12 6 पैरेलल में, वो कितना बन गया, 4 बन गया, 7 और एक नीचे वाला। अच्छा 10th क्वेश्चन करो, 8th हो गया ना बच्चों सबका। टेंथ क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चंस में ना जैसे मतलब एक ना मतलब हैबिट रखो, जैसे जैसे मान लो कोई भी 2 पॉइंट से पूछा है, लेट से ए एंड एफ, तो आपको क्या करना चाहिए ना, उसके अराउंड ऐसे वायर्स दिखा दो, उससे बड़ा क्लियर रहता है। ठीक है, तो जैसे अगर अब मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, तो अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये 4 और 2 ये सीरीज में है, ठीक है, तो ये जो 4 और 2 सीरीज में बने 6, ये 6 साथ वाले 6 के साथ पैरेलल में है, ठीक है ना, तो 6 और 6 पैरेलल में 3 बन गया, वो फिर ऊपर वाले 2 के साथ सीरीज में हो गया, तो वो 5 बन गया, और फिर वो जो रिमेनिंग 1 बचा उसके साथ पैरेलल में हो गया, राइट। जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच में पूछा है वहां पे वायर्स ड्रॉ कर देते हो आप। अब जैसे अब ये 13th क्वेश्चन एक देखो बच्चों, देखो बच्चों इस को करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि ये जो 2 वोल्ट बैटरी है, इसमें ऊपर वाली साइड भी एक तरह से 15 ओम रेजिस्टेंस हो गई, है ना, और इसके नीचे वाली साइड भी 15 ओम रेजिस्टेंस हो गई। तो क्या होगा, इससे इस तरफ को 2/15 एम्पेयर करंट जाएगा, और इससे इधर नीचे को भी 2/15 एम्पेयर करंट जाएगा। करेक्ट। तो अब हमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो क्या मेथड हम फॉलो करेंगे बच्चों। बताओ कैसे किया बच्चों। तो अब बच्चा आप क्या कर सकते थे, एक्चुअली वही जो पॉइंट वाला जो मैंने मेथड बताया था, हाँ, आप ये ऊपर वाला पॉइंट कुछ भी सी ले लो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्लियरली करंट सी से ए जा रहा है नीचे को, तो सी हायर पोटेंशियल पे हुआ, तो वी सी माइनस वी ए, वो बन गया 2/15 × 5,
इज इक्वल टू 2/3। और उधर से सी और बी में हम कह सकते हैं VC माइनस VB, वो क्या बन गया 2/15 इंटू 10, क्योंकि वो 10 बन गई। करेक्ट। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास VA माइनस VB निकल आएगा। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें कई बार तो मतलब ऐसे स्पेसिफाइड नहीं होता कि मतलब कि VA माइनस VB है या VB माइनस VA है, तब तो ऑब्वियसली आप मैग्नीट्यूड ही बताओगे। जब स्पेसिफाइड होता है तो साइन का भी ध्यान रखना है, राइट? हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 1। कोई डाउट बच्चों? तो सेकंड क्वेश्चन, पूरी वायर की रेजिस्टेंस निकाल लो सीरीज में और उसको आप पुट इट इक्वल टू रो इनटू टोटल लेंथ अपॉन एरिया। इससे हमें पता होगा। राइट बच्चों, डन।
ओके, एक्सरसाइज 3 मैंने बचाओ कहाँ तक बोली थी? मतलब हमने डिस्कस जो की थी वो बी तक की थी, है ना? सी पार्ट बचाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे कौन शेप में है, बैटरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट। ये बच्चों रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट बेसिकली क्या हो गया, वही आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो कौन से ग्राफ्स करेक्ट है हमें बताना है बच्चों। एक तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, आपको बच्चों ये आइडिया लग रहा है कि अगर मैं जैसे कुछ भी एक्स लूंगा तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स आर जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब लीनियर रिलेशन आएगा, है ना, आर और एक्स का। तो जो एरिया आएगा वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा कुछ, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लूं, है ना। तो अब देखो जो कोई भी ऐसा करंट हो ना वेरिएशन वाला, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, कि हमें पता है कि करंट तो सेम रहेगा, है ना। तो करंट कांस्टेंट है, करंट से हमारे को मिल गई करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी हो गई करंट अपॉन एरिया, वो हमें पता चल गया कि कुछ 1/x² के प्रोपोर्शनल हो गई। और करंट डेंसिटी क्या होती है, p/ρ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ 1/x² टाइप का ग्राफ होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गई। अब एच से लेके, एच को लेकर दो ऑप्शंस हैं, एक है एच की प्रोपोर्शनलिटी ई के साथ, एक है उसकी प्रोपोर्शनलिटी एक्स के साथ। तो नाउ एच क्या है, I²R। आई तो कुछ कांस्टेंट ही है, आर क्या बन गया, रो इनटू, मतलब जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन है ना, रो dx, रो L/A अपॉन उसका एरिया। करेक्ट। तो क्लियरली वी कैन सी कि एच इज प्रोपोर्शनल टू x², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², तो बी ग्राफ आ जाएगा। बच्चों बात क्लियर हुई? अब क्लियरली हमने एच और ई का रिलेशन लिखा हुआ है, इसको अगर हम देखें तो एरिया वाली टर्म तो कट ही रही है, तो एच प्रोपोर्शनल टू ई आ गया। तो इसलिए सी ऑप्शन बन गई। ठीक है जी। अब हमें चेक करना है पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ।
ये बच्चों डी ऑप्शन तो सीधा ही गलत हो गई, विदाउट इवन सॉल्विंग। बताओ क्यों? मतलब x इक्वल टू जीरो वाला जो पॉइंट है बच्चों, देखो जो अर्थिंग की हुई है उसके हिसाब से देखो, x इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट तो जीरो पोटेंशियल पे हुआ ना, isn't it? तो इसका बी और सी बन गया। आगे बच्चों, मुझे सेकंड क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बोलो भाई। सबको ये बात क्लियर हो गई कि मतलब आपने किस बेसिस पे कहा बच्चों कि मतलब सी ऑप्शन किस बेसिस पे डिसाइड की? हाँ मतलब अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे क्या निकला? अच्छा मान लो मैं एरिया अलग कर देता हूँ, फिर बताओ। मतलब बच्चों मान लो ये वन है, ये टू है, लेट्स से ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, फिर आप करंट के बारे में कैसे बताओगे? ये बच्चों अभी ट्राई करो, मतलब सारे ट्राई करो।
मतलब आप ऐसे सोचो कि बच्चों एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फिलामेंट से, चलो फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट थिंक कि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर कैसे आंसर करोगे? मतलब चलो मैं बच्चों बिल्कुल सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन को पुट कर रहा हूँ। एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक फिलामेंट है जो कांस्टेंट रेट पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है। ठीक है, एक बार में एक ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऐसे राइट को जा रहा है और फास्ट होता जा रहा है। तो आपका एक क्रॉस सेक्शन 1 है, एक क्रॉस सेक्शन 2 है कुछ। तो आपको बताना है, मतलब यू हैव टू कंपेयर करंट्स एट 1 एंड 2।
चलो ऐसा करना बच्चों, इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है, अभी नहीं बता रहा। सिचुएशन क्लियर हो गई सबको? बोलो भाई। ठीक है, तो जस्ट ट्राई दिस आउट। ओके, और कोई बच्चों डी पार्ट में? अच्छा, ये जो डी का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें एक तो हमें ये दिख रहा है राइट कि रेंज बड़ी है टेम्परेचर की। अब इस क्वेश्चन को मुझे देखो, आप आइडली दो तरीके से कर सकते थे। एक तो सीधा ये है कि ट्वेंटी इज इक्वल टू 10 × 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना? और दूसरा तरीका है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ना कि R2 माइनस R1 अपॉन R1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, तो ये बन जाता है डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, और dr बाय R इज इक्वल टू अल्फा डी टी। बताओ बच्चों, कौन सा मेथड सही हुआ? ऊपर वाला, राइट? एक्चुअली क्या है, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि मतलब कि ये जो फॉर्मूला हमने नोट्स में लिखा है वो छोटी रेंज के लिए वैलिड है ना? तो असली फॉर्मूला तो ये ऊपर वाला ही है। इसको जब हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं फॉर स्मॉल टी, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला बन जाता है। समझ गए? बस लेकिन प्रॉब्लम ये है इस कंसेप्ट में कि जैसे हमने मतलब देखा भी था क्वेश्चंस में कि बहुत बार बड़ी रेंजेस के ऊपर भी नीचे वाला ही फॉर्मूला लगाया हुआ होता है ना? तो मतलब यू कैन वेरी वेल आस्क कि सर अब पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा लगाना है?
हाँ करण, और ये सही है ना कि एक्सरसाइज 1-2 में अप्रोक्सीमेट करना है, एक्सरसाइज 3 में इंटीग्रेट करना है। हाँ तो मतलब आपने मेरे मन की बात तो बोल दी है कि बेसिकली बच्चों मेंस और नीट में तो आपके पास ऑप्शंस होंगी, तो आप ऑप्शन देख के आइडिया लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब एडवांस में अगर आ गया तो, अगर तो ऑप्शंस वाला आया तो फिर ऑप्शन से आइडिया लेंगे हम, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर इंटीग्रेशन वाला ही मेथड सही है। मतलब मान लो कोई न्यूमेरिकल में आ गया तो क्या, मतलब पता नहीं क्यों ये बड़ा ही मिसट्रीटेड सा कंसेप्ट है फॉर सम रीजन। मतलब बच्चों इसीलिए ना जानबूझ के ये क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 3 में डाला हुआ है, 0-1 में नहीं डाला हुआ कि मतलब कि मेंस नीट तक नहीं चिंता करनी है आपने। हाँ जी, ये सेकंड हो गया था बच्चों। ओके। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम एक और मेथड सीखेंगे सर्किट सॉल्व करने का। ये बेसिकली हम जो मेथड सीखेंगे बच्चों, दिस इज द अल्टीमेट मेथड। बेसिकली किसी भी टाइप का सर्किट हो तो इस मेथड से तो उसका आंसर निकल ही आता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज नोन एज किरचॉफ्स लॉज। बस इस मेथड की प्रॉब्लम थोड़ी ये है कि ये जैसे हम देखेंगे कि थोड़ा सा लेंदी मेथड है। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ शॉर्टकट्स भी बना लेते हैं ताकि हमें हर बार ये मेथड ना अप्लाई करना पड़े। मैं आपको एक्चुअली पहले ये वाला मेथड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो हमने स्पेशल केसेस करने भी हैं, मतलब जो शॉर्टकट्स भी हैं, वो हम फिर ड्राइव कर लेंगे, है ना, साथ साथ में। मतलब बाकी एक बार ये मेथड आ जाए तो बेसिकली इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। तो ये बच्चों दो लॉज होते हैं, और इनफैक्ट आप दोनों इनडायरेक्टली यूज भी कर रहे हो अभी भी। पहले को हम कहते हैं बच्चों करंट लॉ। तो करंट लॉ सिंपली ये कहता है कि जैसे जैसे मान लो कोई भी जंक्शन आती है, तो उस जंक्शन पे बच्चों क्या रिलेशन बन जाएगा? ऑब्वियसली I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। या हम और जनरल टर्म्स में कह दें कि जितना भी एक जंक्शन पे करंट एंटर कर रहा होगा उतना ही करंट एग्जिट भी कर रहा होगा। इजंट इट? है ना बच्चों, इसमें तो कोई एब्सोल्युटली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, इसका बच्चों अंडरलाइन कंसेप्ट क्या होगा, क्यों आता है ये?
इसका लॉजिक क्या हुआ बच्चों? तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। राइट, कि चार्ज ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है, इसलिए जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना एक्सेप्ट। तो सबको याद होगा, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड्स, यू नो। ओके, दूसरा होता है बच्चों वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसको मतलब ऐसे भी कहते हैं हम, दिस इज नोन एज KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और इसको हम बोल देते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखो बच्चों, वोल्टेज लॉ में क्या होता है, मैं बच्चों एक ना एग्जांपल लेता हूँ। एक सिंपलेस्ट केस लेते हैं बच्चों, ऐसे एक बैटरी और रेजिस्टेंस का। तो बच्चों बिल्कुल जो हमने मतलब आज ये क्वेश्चन में भी किया था, हम वही चीज फॉलो करेंगे। सी, ऐसे ही हम बच्चों पॉइंट्स लेते हैं कुछ, 1 2 3। ठीक है, हम बच्चों करंट की कोई भी डायरेक्शन, मतलब करंट हमें पता है कि ऐसे आ रहा होगा, तो हमने करंट को शो कर दिया एज आई। तो बच्चों जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था जिसमें वो मतलब वो 2/15 करंट डिवाइड किया था हमने, अगर हम वही वाली अप्रोच फॉलो करें, लेट अस से मैं 1 और 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो मेरी अप्रोच क्या होगी, V2 माइनस V1, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इनमें तो सिर्फ बैटरी है, तो E हो गया ना। ऐसे ही हमें पता है कि V2 माइनस V3
क्या बन गया था? वो IR होगा, है ना? Let us subtract the two equations. So we get minus V1 plus V3 is equal to E minus IR, और इसको उस साइड ले जाते हैं तो we get V1 plus E minus IR is equal to V3. Right? हम बच्चों इस मेथड को एक्सटेंड कर देते हैं। किस तरह? देखो, हम कहते हैं कि भाई मान लेते हैं कि हम सर्किट के अंदर, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं। ठीक है, हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद दिस करंट। अज्यूम कर लो कि हम सर्किट के अंदर किसी भी पॉइंट 1 से किसी भी और पॉइंट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो when we move in a circuit, ठीक है, तो हम मूव कर रहे हैं इमेजिनरी। हम बच्चों किस तरीके की टर्म्स को मतलब को एक्सपीरियंस करेंगे, कैसी टर्म्स आएंगी? अगर हम सोचें, भाई 4 पॉसिबिलिटीज ही हो सकती हैं। ठीक है, कि बच्चों जब हम जा रहे हैं तो हो सकता है हम एक बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो सकता है हम एक बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। जब हम एक रेजिस्टर को क्रॉस करेंगे, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एक तो हमने रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस किया, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने रेजिस्टर को ये बच्चों मैं हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस एरो अलग कलर से दिखाता हूँ। समझ आ गया बच्चों? यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग, अभी तो हमें यही वाले कंपोनेंट्स पता है एक सर्किट के, आगे जब और पढ़ेंगे तो और देखेंगे। एज ऑफ नाउ तो बच्चों यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सिर्फ हमें तो उसको बढ़ाता हूँ मैं आजकल। ना, और तो चैट में भी लिखना बंद कर दिया है सबने। तो यस ही लिखना होता है सिर्फ, या नो लिखना होता है? टीचर को हौसला रहता है कुछ लिख दिया करो। या मैं अपने आईपैड को बढ़ा रहा हूँ, है ना? ओके, तो बच्चों हम बस ये याद रख लेंगे कि जब हम मूव करते हैं इन एनी ऑफ दीज 4 पॉसिबिलिटीज, तो
पोटेंशियल को क्या होगा, ठीक है, कि जैसे जो फर्स्ट केस है उस केस में पोटेंशियल को क्या हुआ होगा, बड़ा होगा या कम हुआ होगा। हम अगर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल बड़ा होगा डेफिनेटली, इजंट इट। तो यहाँ पे हम जो टर्म लिखेंगे वो लिखेंगे, मतलब इसको हम बच्चों कहते हैं पोटेंशियल गेन या ड्रॉप टर्म। तो फर्स्ट केस में हमारा बन गया प्लस ई, ऐसे ही सेकंड केस में क्या बन गया, माइनस ई। थर्ड केस में क्या बन गया, माइनस आई आर, है ना, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हुआ होगा। और ऐसे ही फोर्थ केस में बन गया प्लस आई। ठीक है जी। तो भाई अब रूल क्या है, आप किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करो, बच्चों वैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से वो पॉइंट है वी ए, तो रास्ते में जो भी पोटेंशियल गेन ड्रॉप टर्म्स आ रही हैं उनको लिखते जाओ, ठीक है, अलॉन्ग विद साइन। और जिस भी पॉइंट पे आप पहुंचना चाहते हो उस पे पहुंच गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपने जहां से भी शुरू किया वी ए, उसके साथ टर्म्स आती जाएंगी साइन के साथ, जो भी पोटेंशियल गेन ड्रॉप टर्म्स हैं, ठीक है, वो लिख के वी विल गेट वी बी। देखो जैसे हमने ऊपर किया है ना, हमने वन से चलना शुरू किया थ्री की तरफ। तो सबसे पहले बैटरी को इनकाउंटर किया हमने, तो बैटरी का नेगेटिव टू पॉजिटिव तो प्लस ई। फिर रेजिस्टर को इनकाउंटर किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस आई आर, तो थ्री पे पहुंच गए तो इक्वल टू वी थ्री। ये समझ आया बच्चों। इसमें बच्चों हम ये भी कर सकते हैं एज अ स्पेशल केस
कि अगर हम एक कंप्लीट लूप में मूव करें, मतलब हमने ए से कोई भी पॉइंट ए चूज किया और हम वापस उसी पॉइंट ए पे आ गए, तो क्या बन जाएगा? वी ए प्लस माइनस जो भी पोटेंशियल गेन ड्रॉप टर्म्स है इज इक्वल टू वी ए। ठीक है, तो पोटेंशियल गेन ड्रॉप टर्म्स का सम बन गया 0। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया कि सम ऑफ पोटेंशियल गेन और ड्रॉप टर्म्स in a closed loop is C. So basically this is Kirchhoff's second law. आ गया समझ बच्चों? ये किस पे बेस्ड हो गया बच्चों? इसमें अंडरलाइन कंसेप्ट क्या हुआ? बेसिकली दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये आपने जो हम क्लास 11th में लिखते थे कि भाई अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज्ड पाथ के अलोंग मूव करो तो वर्क डन 0 होता है। दिस इज जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सेम रिजल्ट। ठीक है, बस हमने इसको बोल दिया इन टर्म्स ऑफ चार्जेस एटसेट्रा, बात वही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ना मतलब इस कंसेप्ट में जो गलती होती है वो सिर्फ एक ही गलती हो सकती है, और वो है कि मतलब आप लिखते हुए साइन गलत लिख दो। तो बस वो बहुत ध्यान रखना है कि आप पहले से ही सारी इक्वेशंस उस तरीके से लिखो, मतलब पहले ही प्रॉपर करंट का एरो दिखा दो ताकि गलती ना हो। ठीक है जी। तो अब बच्चों देखो इससे हमारा सर्किट कैसे सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं केस लेता हूँ,
तो बच्चों मान लो हमें इस तरीके का एक सर्किट दिया हुआ है। सबसे पहले तो बच्चों ये बात समझ आ रही है आपको कि जैसे यहाँ पे आप वो कोई भी कंपोनेंट्स डायरेक्टली सीरीज पैरेलल में नहीं दिख रहे, जिससे कि आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओ। ना ऐसा करते हैं, ये एक नीचे भी लगा दो चाहे और रजिस्टर। ठीक है, तो देखो अब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों अब हम देखो किस तरीके से किरचॉफ लॉज अप्लाई करते हैं। ठीक है, व्हाट वी डू इज हम बच्चों किसी भी एक बैटरी से करंट निकलता हुआ दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने सबसे नीचे वाली बैटरी से शुरू किया आई। ठीक है, जनरली हमें सबसे बड़ी बैटरी से दिखाते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी दिखा दो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इससे दिखाया, तो जब बच्चों जब किसी रजिस्टर के पास पहुंचो तब दोबारा एरो बना दो ताकि गलती ना हो टर्म लिखते हुए। ठीक है जी, अब आगे को गए हम, यहाँ पे एक जंक्शन आ गया, यहाँ पे करंट डिवाइड कर दो। मान लो नीचे गया x, राइट साइड गया i माइनस एक्स, तो इधर i माइनस एक्स जा रहा है, इस तरफ से भी i माइनस एक्स जा रहा है। तो अगर आप देखो कि नीचे वाले जंक्शन पे ऊपर से x आ रहा है, राइट साइड से i माइनस एक्स आ रहा है, तो लेफ्ट को आई ही जाएगा। हाँ? तो बच्चों ये अपना फर्स्ट चेक पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब जब ऐसा आ जाता है कि करंट, जिस बैटरी से आपने करंट भेजा था, कि करंट एग्जिटिंग पॉजिटिव टर्मिनल इक्वल्स करंट एंटरिंग नेगेटिव टर्मिनल, ये आ गया तो मतलब आपने किरचॉफ करंट लॉ तो ठीक से अप्लाई किया। ओके, अब बच्चों हम सर्किट को लूप्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें लूप्स किस तरीके के बन रहे हैं, जैसे एक तो लेफ्ट साइड वाला हो गया, एक राइट साइड वाला हो गया, और कहने को एक पूरा बड़ा भी बन सकता था। ठीक है, बट आप समझ रहे हो कि वो जो पूरा बड़ा है वो तो लेफ्ट और राइट को मिला के ही बना है। तो इसलिए मैंने वर्ड यूज किया इंडिपेंडेंट, कि मतलब अगर आप लेफ्ट लूप ले लोगे, राइट लूप ले लोगे और पूरा बड़ा लूप भी ले लोगे, तो तीनों से आपको कोई फायदा नहीं होगा। या तो आप लेफ्ट लूप ले लो और राइट लूप ले लो, या आप लेफ्ट लूप ले लो और पूरा बड़ा लूप ले लो, या राइट लूप ले लो और पूरा बड़ा लूप ले लो, उन सब में एक ही बात है। ठीक है जी, क्लियर सो फार।
तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने लेफ्ट लूप लिया बच्चों, हम लेफ्ट लूप में सोचते हैं कि कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं ए, ठीक है, और हम सोचते हैं कि हमने उस ए पॉइंट पे घूम के वापस आना, ठीक है। तो अब देखो हमारी टर्म्स कैसी बनेंगी। अगर आप पॉइंट ए से चलना शुरू करते हो और टर्म्स लिखते हो जैसे हमने डिसाइड किया, तो सबसे पहली टर्म क्या आएगी बच्चों? बताओ बच्चों। अगर हमने पॉइंट ए से क्लॉकवाइज चलना शुरू किया तो सबसे पहली टर्म क्या आएगी बच्चों फॉर द लेफ्ट साइड लूप? -4i, है ना। अब वहां से नीचे को आ जाओ, हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, उससे क्या टर्म आएगी? -6, करेक्ट। अब हम लेफ्ट को जा रहे हैं, अब बैटरी को हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, क्या बन गया? +2, so this is equal to 0। ठीक है जी। बच्चों बाई चांस इस केस में तो ऐसा हुआ है कि वो मतलब बाई चांस मैंने सर्किट ऐसा बनाया कि आप देख सकते हो कि इसको सॉल्व करके सीधा आपके पास आई की वैल्यू निकल रही है, ठीक है। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक इक्वेशन से कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल ऐसे ही बच्चों हम जो राइट साइड वाला लूप है, मान लो हमने कोई भी पॉइंट बी लिया, उस पे चलना शुरू कर दिया। अब क्या टर्म्स बनेंगी देखो बच्चों, अगर बी से हम ऊपर को जा रहे हैं, बताओ बच्चों पहली टर्म क्या आएगी? +6, है ना। नवदा अगली टर्म बताओ क्या आएगी? सर 2 into x minus I। -2 इंटू i माइनस एक्स। विदुषी अगली टर्म बताओ। सर +1। +1। तनवीर अगली टर्म बताओ। उससे अगली +1 तो हो गया। -1 इंटू i माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। राइट। तो बच्चों हमेशा ऐसा होगा कि जितनी आपके अननोन होंगे उतनी इक्वेशंस बनेंगी।
ठीक है, तो उनको हमेशा सॉल्व करके आपका, जैसे करें इधर, हमें बताना बच्चों फटाफट क्या आ जाता है। जैसे आई आ गया -1, ये -1 का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि भाई हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी थी उससे उल्टी है डायरेक्शन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि पहले आपने क्या माना है उससे फर्क नहीं पड़ता, बाद में अपने आप आंसर ठीक आ जाएगा। और इससे एक्स क्या आ गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्या होता है कि जब तो हमें कोई दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होता है, तब तो हम उन दो पॉइंट्स के बीच में लगा देते हैं। जब हमें पूरे का पूरा करंट ही सॉल्व करना होता है, तो हम पूरे लूप के अंदर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों ये भी समझ गए होंगे कि ये मेथड लेंदी क्यों हो जाता है, क्योंकि मैं जितने बेसिकली लूप्स बढ़ाता जाऊंगा, आपके उतने वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे और फिर उतनी इक्वेशंस बढ़ती जाएंगी, राइट। तो नॉर्मली बच्चों कभी भी मतलब दो लूप से बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम के हिसाब से इट बिकम्स वेरी लेंदी। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। तो मतलब फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर बच्चों।
वरुण निष्ठा ठीक है। ये बच्चों क्या है डायरेक्शंस 1 ओम वाले की किधर पे है? 18/11 ऊपर कोई होगी है ना? 2 ओम वाले में नीचे को आती है। ठीक है बच्चों, हो गया सबका? ठीक है, जिनका नहीं हुआ बस वही गलती की होगी कहीं साइन की या इक्वेशन सॉल्व करने में, और देयर इज नथिंग इन दिस इन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके ओके, तो अब बच्चों आप कर सकते हो
तो बच्चों आई पार्ट करना आपने, ठीक है। ठीक है बच्चों। अच्छा एक हम मंडे को हमने वो 3B डिस्कस करनी है ना। तो ये बच्चों बस ऐसा करेंगे, ये ना मंडे या ट्यूसडे को करेंगे डिस्कस। तो 3A में नहीं, 3A का जो पीछे वाला बचा हुआ है EF पार्ट वो करना। अच्छा F तो नहीं होगा, हाँ। E और I तो मंडे या ट्यूसडे को करेंगे डिस्कस बच्चों, ठीक है। मैं मतलब थोड़ा सा आगे पढ़ा के फिर मैं बता दूंगा, उस टाइम पे फिर जिसने की होगी वो अटेंड कर लेना, बाकी मतलब लीव कर देना, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय।